ये कहानी है मोना के परिवार की। मोना का पति टॉम एक सीधे लहजे का आदमी है और वहीं दूसरी तरफ मोना एक अड़ियल किस्म की साइको औरत है। मोना ने अपने घर में रूल रेगुलेशंस बना रखे हैं। उसके दोनों बच्चे भी उसके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलते हैं। इस घर में हर एक काम को करने के लिए उसका एक फिक्स टाइम टेबल है और ये टाइम टेबल बनाने वाली मोना है। मोना ने इस बात तक के लिए टाइम फिक्स कर रखा है कि उसका पति उसके नजदीक कब आएगा। मोना अपने टाइम टेबल को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर मोना ने अपने घर में किसी चीज का डिसीजन ले लिया तो वही फाइनल डिसीजन होता है। मोना का मानना है कि उसका परिवार सबसे बेस्ट है और उसके बच्चे बाकी के बच्चों से बेहतर है। मोना चाहती है कि उसके बच्चे पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो, वो किसी से ना हारे, वो सबसे आगे रहे और इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा पागल है। टॉम अपनी बीवी के इस रवैये को बहुत दिनों से झेल रहा है। वो जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता है वो उसे दूर हटा देती है। वो कहती है कि अभी टाइम नहीं हुआ। टॉम बेचारा बहुत ज्यादा परेशान भी रहता है क्योंकि उसकी बीवी उसकी जरूरतों को नहीं समझती। टॉम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी दुकान में बिताता है। टॉम के पास एक फर्नीचर की दुकान है। वो अपनी बीवी की बात इसलिए भी मानता है क्योंकि उसके दुकान के सारे पैसे मोना ने दिए हैं। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो मोना इस दुकान की मालकिन है और टॉम बस इस दुकान का एक एम्प्लॉय है। लेकिन मोना ने आज तक कभी इस बात को जाहिर नहीं किया कि वो इस दुकान की मालकिन है। मोना ने इस दुकान को पूरे तरीके से अपने पति के हवाले कर रखा है, इसीलिए सबको ही ऐसा लगता है कि इस दुकान का असली मालिक टॉम ही है। अब टॉम को अपनी दुकान में काम करने के लिए एक वर्कर की जरूरत है, इसीलिए टॉम अपनी दुकान के बाहर एक नोटिस चिपकाता है। उस नोटिस को देखने के बाद टॉम की दुकान के अंदर एक लड़की आती है जिसका नाम है डैस्टी। डैस्टी देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए टॉम जब उसे देखता है तो उससे उसको प्यार हो जाता है। डैस्टी उसके दुकान में आके उससे काम की बात करती है, लेकिन वो उसे देख के बस इंटीमेट होने की प्लानिंग कर रहा होता है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि टॉम ने डैस्टी को अपने यहाँ काम पे रख लिया है। इसके बाद ही हम एक और आदमी को देखते हैं। ये टॉम का दोस्त ले है। ले भी जब डैस्टी को देखता है तो उसे देख के पागल हो जाता है और वो बस उसके सामने उसके हुस्न के चर्चे करता रहता है। लेकिन ये सारी नोटी बातें सुनने के बाद टॉम उसे मना करता है। कहता है कि वो उसके बारे में ऐसा कुछ भी ना सोचे ना कहे। जिस पे उसका दोस्त ले कहता है कि आखिरकार कोई तो चाहिए हमें हमारा ध्यान भटकाने के लिए। वो कहता है कि हम पूरे दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपनी बीवियों की चेंचे और बकबक सुनते रहते हैं। अगर डैस्टी यहाँ पे होगी तो हमारा मन बहलेगा और हमारा भी अपने काम में मन लगेगा और हमारा धंधा भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब इसके बाद ही सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक आदमी ने अभी अभी किसी का मर्डर किया है। उसके सामने टीवी चल रहा है और टीवी पे एक एड आ रहा है और वो एड किसी और का नहीं बल्कि टॉम की दुकान का है। वो मर्डरर उस एड को देखता है और उसने प्लानिंग कर रखी है कि वो लोग उसका पीछा करेंगे क्योंकि उसे पता है कि ये दुकानदार बहुत ही मालदार है और हम इससे पैसे ऐंठ सकते हैं। अब ये मर्डरर अपने कुछ लोगों के साथ टॉम का पीछा करने लगता है और कुछ दिनों तक उसके और उसके परिवार के ऊपर नजर रखता है। टॉम और उसका परिवार इन सभी बातों से बेखबर है कि उनका कोई पीछा करता है और उन पे कोई नजर रखता है। टॉम का पूरा ध्यान डैस्टी पे होता है। वो कैसे भी उसके करीब जाना चाहता है और उसके साथ अच्छे पल बिताना चाहता है। धीरे धीरे डैस्टी भी इस बात को समझ जाती है और एक दिन ऐसा ही होता है, वो दोनों करीब आ जाते हैं। अब ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। ये कभी भी और कहीं भी एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। अब टॉम बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था। टॉम खुद को बेहतर बनाने के लिए हर रोज एक्सरसाइज करता है और इसी बीच जब भी मोना टॉम के करीब आने की कोशिश करती है तो वो उसे खुद से ही मना कर देता है। अब एक दिन टॉम के घर पे पार्टी होती है और उसके अंदर डैस्टी भी आती है। डैस्टी उसे यहाँ पे एक बैड न्यूज देती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद टॉम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुमने पिल्स नहीं लिए थे? डैस्टी कहती है कि नहीं, मैंने पिल्स नहीं लिए थे, जिस पे टॉम कहता है कि तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। डैस्टी की बातें सुनने के बाद टॉम को यकीन हो जाता है कि उसकी परेशानियां आगे चल के बढ़ने वाली है, इसीलिए वो अपनी सारी बातें अपने दोस्त ले को बताता है। ले उसे सुझाव देता है कि तुम कुछ पैसे दे के डैस्टी का मुंह बंद करवा दो। वो उससे कहता है कि अगर जानबूझ के उसने पिल्स नहीं ली है तो वो एक गोल्ड डिगर औरत है और वो तुम्हें फंसाना चाहती है, तो इसीलिए उसे कुछ पैसे दे के उससे समझौता कर लेने में ही भलाई है। वो साथ ही उससे ये भी बताता है कि आजकल ऐसी लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। पहले वो किसी अमीर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और इसी तरीके से उसे ब्लैकमेल करती है। मुझे डैस्टी भी ऐसी ही लगती है। इसके बाद ही हम डैस्टी को देखते हैं जो कि एक मर्फी नाम के गैंगस्टर से जाके मिलती है। ये मर्फी वही आदमी है जिसे हमने कुछ देर पहले ही क्राइम सीन पे देखा था और वही टॉम के ऊपर नजर रखता है। ये सब देखने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि टॉम के दोस्त ले का डैस्टी के बारे में कहना सही है। डैस्टी वाकई में ही एक गोल्ड डिगर औरत है। मर्फी पहले किसी भी इंसान का पीछा करता है, फिर वो डैस्टी को उसके पीछे लगा देता है। ये लोग उस अमीर आदमी को ब्लैकमेल करते हैं और उससे पैसे ऐंठते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। डैस्टी भी डॉन से प्यार करने लगी है, लेकिन डैस्टी अगली बार जब डॉन से मिलती है तो डॉन उसे अपनी पूरी सच्चाई बता
बताता है। वो उसे बताता है कि मैं एक शादीशुदा और बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। वो कहता है कि हमारा रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और अपनी नई जिंदगी चालू करो। और ये कहने के बाद वो उसे $13,000 देता है। ये देखने और सुनने के बाद डेस्टी रोने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वेश्या हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ तो ये भी ठीक है। और वो उससे वो पैसे ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वही मर्फी जब $13,000 देखता है तो वो गुस्सा होता है और वो डेस्टी को टॉर्चर करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें उससे $25,000 निकलवाने होंगे, क्योंकि इतने कम पैसों से हमारा कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद डेस्टी वापस से टॉम के पास कॉल करती है और उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है। वो उससे $25,000 की मांग करती है, लेकिन $25,000 टॉम के पास नहीं है। वो परेशान हो जाता है और लास्ट में डिसीजन लेता है कि उसे ये सारी बात अपनी बीवी को बतानी होगी, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि अब वो फंस गया है। लेकिन वो इस बात से भी घबराता है कि उसकी पत्नी को जब ये बात पता चलेगी तो पता नहीं मोना उसके साथ क्या करेगी। लेकिन वो हिम्मत जुटा के ये बात अपनी पत्नी को बता देता है। मोना इस बात को सुनती है लेकिन फिर भी बहुत शांत रहती है। वो एक एल्बम लेके आती है। मोना को देख के इस टाइम पे ऐसा लगता है कि जैसे कि इन बातों से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टॉम मोना का ऐसा एक्सप्रेशन देख के और ज्यादा डरने लगता है। तभी मोना बोलती है, कहती है कि क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? लेकिन टॉम कहता है कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद मोना उसे अपना असली रूप दिखाती है। वो चिल्लाना चालू करती है। वो उसे बहुत भला बुरा कहती है और उसे उसकी औकात दिखाती है। वो उससे कहती है कि अगर मेरे पिता ने तुम्हें पैसे नहीं दिए होते और अगर तुम्हारे पास ये दुकान नहीं होती तो ना तुम्हारे पास रहने के लिए घर होता, ना ही खाने के लिए खाना। वो उससे कहती है कि आज तुम जो कुछ भी हो मेरे और मेरे पिता के बदौलत हो, वरना तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है। और फिर मोना अपने पति को इतना ज्यादा डांटने के बाद कहती है कि तुम्हें डेस्टी को मारना होगा। मोना कहती है कि ऐसी औरतें कभी भी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, तुम कहीं भी जाओगे वो तुम्हारे पीछे आएगी और भरी समाज में तुम्हारे इज्जत को उछालेगी। इसके बाद ही टॉम डेस्टी को वापस कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। डेस्टी उसे बताती है कि उसे $20,000 और चाहिए। अब इसके बाद मोना अपने पति टॉम को उसे मारने के लिए फोर्स करने लगती है कि देखा तुमने, मैंने कहा था ना कि ये औरतें ऐसी ही होती है। अब तुम्हारे पास बस 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो तुम डेस्टी को मार दो या फिर मुझे डाइवोर्स दे दो। ऐसे तुम मुझे भी खो दोगे और अपने बच्चों से भी कभी नहीं मिल पाओगे, और उसके साथ साथ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, ना ही घर ना ही गाड़ी, ये सब मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। अब डॉन की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लगती है क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता। लेकिन मोना इन बातों को नहीं मानती। वो कहती है कि तुम्हें किसी भी तरीके से डेस्टी को मारना ही होगा। इसके बाद ही मोना एक ड्रिंक तैयार करती है जिसके अंदर वो कुछ दवाइयां मिलाती है। उसको पता है कि डेस्टी आज पैसे लेने आने वाली है, इसीलिए वो अपने पति टॉम से कहती है कि जैसे ही वो पैसे लेने आएगी तुम उसको ये ड्रिंक पिला देना। टॉम को मोना की ऐसी बातें सुन के ही डर लग रहा था, फिर भी वो इस ड्रिंक को लेके दुकान में जाता है क्योंकि डेस्टी यहीं पर उससे पैसे लेने के लिए आएगी। और वो जैसे ही उससे पैसे लेने के लिए आती है वो उसे अपनी बातों में फंसाता है और उसे वो ड्रिंक पिला देता है। जिसके बाद डेस्टी का सर भारी होता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे मोना आ जाती है और वो टॉम से कहती है कि इसे कार में डालो और अपने घर ले चलो। ये दोनों डेस्टी को कार में बंद करते हैं और अपने घर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही कार का बूट खोलते हैं डेस्टी को वापस होश आ जाता है। ये देख के टॉम को डर लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात को सोच के डर लगता है कि मोना पता नहीं डेस्टी के साथ क्या करने वाली है। तभी वो टॉम से एक हैमर लेके आने के लिए कहती है। टॉम ऐसा ही करता है, एक हैमर लेके आता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि इसके सर पे इस हैमर को मार के इसे बेहोश कर दो, लेकिन वो ऐसा करने में हिचकिचाता है। उसकी बीवी उसे डराती है और कहती है कि तुमने इसके साथ मजे लिए हैं और इसे मारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। लेकिन टॉम ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए टॉम के हाथों से मोना हैमर को ले लेती है और वो एक ही बार में डेस्टी के सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। ये देख के ऐसा लगता है जैसे मोना के लिए ये सब करना एकदम बाएं हाथ का खेल है। अब इसके बाद मोना टॉम की मदद से डेस्टी को अंदर लेके जाती है और उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े करती है। ऐसा खौफनाक मंजर देखने के बाद टॉम उल्टियां करने लगता है। उसकी हालत खराब हो जाती है, उसका चेहरा पसीने से भर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काफी दिन बीत चुका है। दूसरी तरफ मर्फी भी काफी ज्यादा टेंशन में है क्योंकि इतने दिनों से ना तो डेस्टी उससे मिलने गई है और ना ही कॉल किया है। अब इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो अपने घर में होता है। तभी वो खिड़की से मर्फी को देखता है जो कि घर के बाहर उसके बेटे से बात कर रहा होता है। टॉम डर के घर के बाहर जाता है, लेकिन तब तक मर्फी वहां से जा चुका था। लेकिन जाने से पहले उसने डॉन के बेटे के हाथ में एक लेटर दिया है जिसके अंदर एक टाइम और एक जगह का नाम लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि वो टॉम से बात करना चाहता है डेस्टी के बारे में। इस लेटर को देखने के बाद टॉम हिचकता जरूर है, लेकिन उसे पता है कि उसे मर्फी से मिलना ही पड़ेगा। टॉम उसी रात मर्फी के बताए पते पे जाता है। वो पता एक नाइट क्लब का था। वो वहाँ मर्फी से मिलता है। मर्फी टॉम से पूछता है कि डेस्टी कहाँ पर है, जिसके ऊपर टॉम कहता है
कि मुझे नहीं पता कि डेस्टी कहाँ पर है, वो उस रात मुझसे मिलने आई थी और मैंने उसे $20,000 दे दिए थे। ये सुनने के बाद मर्फी और मर्फी के साथ ही डेस्टी को गाली देने लगते हैं। ये लोग कहते हैं कि जैसे ही उस औरत को पैसे मिले उसने अपना असली रूप दिखा दिया। इसके बाद मर्फी टॉम से कहता है कि तुमने जो $20,000 दिए थे वो डेस्टी लेके भाग चुकी है, इसीलिए तुम्हें $20,000 और मुझे देने होंगे। टॉम मर्फी की बातें सुन के और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि परेशानी टलने की बजाय बढ़ती जा रही है। वो ये सारी बातें जाके अपनी बीवी मोना को बताता है, लेकिन उसकी बीवी घबराने की जगह और खुश होती है और कहती है कि ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। वो अपने पति से कहती है कि अब तुम देखते जाओ मैं इन लोगों से कैसे निपटती हूँ। मुझे पता है कि डेस्टी की लाश कहाँ पर है, मैं वो लाश ले जाकर उसके घर पे रख दूंगी। वो उसके कत्ल के इल्जाम में फंस जाएगा और हमें इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। टॉम इन बातों को सुन के कहता है कि तुम जो भी कह रही हो मुझे उसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और ये सब तुम कैसे करोगे ये तो बिल्कुल भी नहीं। जिसपे उसकी बीवी मोना कहती है कि ये सब तुम बस मुझ पे छोड़ दो और देखते जाओ। अब हम इधर देखते हैं कि ये दोनों रात को मर्फी के घर पे गए हैं। यहाँ पे टॉम गाड़ी के अंदर रुकता है और मोना डेस्टी के लाश के टुकड़ों को लेके मर्फी के घर के अंदर जाती है। मोना घर के अंदर जाते ही फ्रिज को खोलती है और डेस्टी के लाश के टुकड़ों को फ्रिज के अंदर भर देती है। उसका सर आगे की तरफ रखती है ताकि सबको दिखे। जब वो लाश के टुकड़ों को फ्रिज के अंदर रखी रही होती है तभी यहाँ पे मर्फी का एक साथी एक लड़की के साथ आ जाता है। कुछ देर बाद ही वो लड़की तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके साथी को शक होने लगता है कि जरूर यहाँ पे कोई है। मोना को लगने लगता है कि उसका साथी उसे पकड़ लेगा, इसीलिए वो किचन से चाकू लाती है और उसे मार के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन मर्फी का साथी अभी पूरी तरीके से मरा नहीं था। वो कॉल कर देता है मर्फी के पास और उससे यहाँ पर घटी हर एक बात बताता है। इधर हम देखते हैं कि मोना घर के बाहर जा चुकी है और पुलिस वालों के पास कॉल मिला के कहती है कि मर्फी के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। अब हम देखते हैं कि मर्फी अपने घर पे पहुंचता है। वो देखता है कि सोफे पे उसके दोस्त की लाश पड़ी है और जब वो फ्रिज को खोल के देखता है तो उसके अंदर उसे डेस्टी की लाश भी मिलती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब आगे की बात वो पता लगाता इससे पहले वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उन दोनों से घर के बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन मर्फी का एक साथी घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसको पता था कि अगर वो बाहर गया तो उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी और साथ ही वो पुलिस वालों पे गोली चला देता है, जिसके बाद पुलिस वाले जवाबी हमले में उसके साथी को मार देते हैं। उस घर के नीचे बेसमेंट से बाहर निकलने का एक और दरवाजा था। मर्फी उसका इस्तेमाल करता है और वहां से पुलिस से बच के निकल जाता है। अब इधर हम टॉम को देखते हैं जो इन सभी बातों को सोच सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो हिम्मत जुटाता है और अपनी बीवी मोना के पास जाता है। वो उससे कहता है कि शायद तुम्हारे बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा पत्थर दिल और क्रूर बन गई हो। ये सुनने के बाद मोना काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। वो टॉम से कहती है कि मेरे माता पिता काफी अच्छे थे जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मेरा बचपन काफी अच्छे तरीके से गुजरा है और आज के बाद अगर तुमने मुझसे कभी भी ऐसी बात पूछी तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो हाल मैंने डेस्टी का किया था। उसके पीछे से टॉम भी जाता है और उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब उसकी जिंदगी काफी ज्यादा नर्क होने वाली है, क्योंकि अब वो चाह के भी मोना को नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो मोना उसे जान से मार देगी। अब इसके बाद ही हम अगले दिन का सीन देखते हैं। टॉम के घर पे एक पुलिस वाला आता है जो कि उससे पूछताछ कर रहा है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी एक एम्प्लॉयर थी जिसका नाम डेस्टी था, उसका कत्ल हो चुका है। अच्छी बात तो ये है कि हमने उसके 2 कातिलों में से एक को मार गिराया है, लेकिन अभी भी एक फरार है और मेरे आसपास पता करने से ये बात पता चली है कि डेस्टी तुमसे रात को भी मिलने के लिए आती थी। इस बात को सुनने के बाद टॉम घबराने लगता है। वो सोचता है कि मुझे पुलिस वाले को सच बता देना चाहिए, इसीलिए वो कहता है कि मेरा और डेस्टी का अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो रात को भी मुझसे मिलने के लिए आया करती थी। वो उस पुलिस वाले से कहता है कि मेरी बीवी घर पे ही है और मैं चाहता हूँ ये बात मेरी बीवी को ना पता चले, जिसपे वो पुलिस वाला कहता है कि मैं समझ गया, आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे पुलिसमैन और टॉम की बात आपस में चल ही रही होती है। इतने में ही मोना घर के अंदर से कुत्ते को उठा के बाहर लाती है। ये कुत्ता पड़ोसियों का था। वो अपने पड़ोसी को ये कुत्ता थमाते हुए कहती है कि अगर आज के बाद ये कुत्ता मेरे घर के अंदर आया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पड़ोसियों को लगा कि मोना मजाक कर रही है और वो हंसने लगते हैं, लेकिन टॉम को पता था कि मोना वाकई में क्या कर सकती है। अब हम यहाँ पे अगले दिन का एक सीन देखते हैं। आज एंड्रू का बर्थडे है और सारे मेहमान यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इधर टॉम अपने घर के अंदर जाता है और अपने फ्रिज को खोल के देखता है। वो देखता है कि वही कुत्ता उस फ्रिज के अंदर बड़ा हुआ है। टॉम ये सब देख के अपने बीवी के पागलपन को समझ चुका था। उसने जैसा कल बोला था उसने वैसा आज कर दिया है। ये देखने के बाद टॉम के माथे पे सिकन आ जाती है। वो अपने घर से बाहर आता है। वो देखता है कि एंड्रयू ले के बेटे के साथ कंपटीशन कर रहा है, जिसके अंदर उसका बेटा लगातार हार रहा है और उसकी बीवी मोना को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। उसने टॉम से कुछ दिन पहले ही कहा था
कि वो ले के बेटे को मार देगी क्योंकि वो एंड्रयू से बढ़िया है और बेहतर है। इन सभी चीजों को टॉम दूर से खड़ा होकर देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। वो देखता है कि मोना को गुस्सा आ चुका है और वो ले के पास जाती है और उसके बेटे के बारे में कहती है कि तुम्हारा बेटा इसलिए बेहतर है क्योंकि वो स्टेरॉइड्स लेता है, और साथ ही वो वहाँ पे ले की बीवी का भी मजाक बनाती है। वो ये भी देखता है कि उसकी बेटी धीरे धीरे मोना की तरफ बनती जा रही है और वो मोना के कहे रास्तों पर ही चलती है। टॉम ये सारी बातें देखता है और सोचता है कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो उसकी बेटी भी एक दिन मोना की तरह हो जाएगी और उसका बेटा पागल हो जाएगा क्योंकि उसका बेटा बिल्कुल टॉम की तरह ही सीधा है। अब इसके बाद टॉम एक प्लानिंग करता है। वो गराज के अंदर जाता है और वहाँ की सारी वायरिंग्स को बाहर निकाल देता है ताकि जैसे ही कोई स्विच ऑन करे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, और इसके बाद ही वो किचन के पास जाता है और वहाँ की गैस पाइपलाइन को खोल देता है ताकि चारों तरफ गैस फैल जाए। अब टॉम के ऐसा करने से जैसे ही कोई बत्ती जलाएगा शॉर्ट सर्किट होगी और बहुत बड़ा धमाका होगा। अब ये सब करने के बाद टॉम घर के बाहर जाता है और मोना से कहता है कि मेरे लिए एक मीट का टुकड़ा पका के ले आओ। मोना उसके लिए मीट का टुकड़ा पकाने के लिए घर के अंदर जाती है। उसको पता था कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। टॉम ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसको कुछ भी पता नहीं है और वो घर के बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद ही वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके अंदर मोना की मौत हो जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि टॉम अब एक बड़े से घर में रहता है और उसके पास अब पहले से भी बेहतरीन गाड़ी है, यानी कि वो पहले से भी अच्छी जिंदगी बिता रहा है। उसे मोना की सारी प्रॉपर्टी और उसे मोना के इंश्योरेंस के पैसे भी मिल गए हैं। अब टॉम के परिवार को किसी भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता। अब वो आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। इधर हम देखते हैं कि उनका पीछा मर्फी कर रहा है जो कि एक बाइक पे सवार है। टॉम की गाड़ी आगे जाते ही वो बाइक से उनका पीछा करता है, जिसके बाद ही हमें 2 गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इन गोलियों की आवाज को सुन के ऐसा लगता है कि मर्फी ने डेस्टी और अपने साथी की मौत का बदला टॉम से ले लिया है, लेकिन अभी भी कुछ साफ नहीं है क्योंकि टॉम भी इतना ज्यादा शरीफ नहीं है जितना कि इस फिल्म में पहले दिखाया गया था। ये कहानी इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, और अगर ये कहानी आप लोगों को वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सीने सफर को सब्सक्राइब कीजिए।